हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त फिर से लाइव हूँ। आपके साथ कुछ बातें करूँगा और टीएन्स बिज़नेस के बारे में कुछ बातें करूँगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारा बिज़नेस प्लान है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट से हम बेहतर कैसे हैं, हमारा बिज़नेस प्लान कैसे बेहतर है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत जो आपकी करूँगा वो करूँगा टीएन्स के प्रोडक्ट से, उसके बाद बिजनेस प्लान पे आएंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से हमारा जो बिजनेस प्लान है और जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से अलग है और बेहतर है। मैं लॉजिकली इस चीज़ को और डेटा के हिसाब से आपको ये चीज़ साबित करके दिखाऊंगा। हो सकता है बहुत सारी दूसरी कंपनी के लोग भी इस समय लाइव मेरे साथ जुड़े हों या और कुछ समय के बाद लाइव वो जुड़ते जाएं, तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। और मैं यहाँ पे किसी कंपनी की बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको टीएन्स की खूबियाँ बताने आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीएन्स या तियानजिन तियानसी बायोटेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस कंपनी को 25 साल पुरानी कंपनी है और ये कंपनी मार्केट में हेल्थ के प्रोडक्ट से फेमस है। हमारा जो TIHP में टीएन्स इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क में जो हमारा R&D सेंटर है वो फेमस है और बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि हमारा जो TIHP R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, वो ना केवल टीएन्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए R&D करता है बल्कि UNO और WHO के लिए भी, नासा के लिए भी R&D काम करता है और बहुत सारी फार्मा कंपनीज को भी अपनी सेवाएं देता रहता है। तो हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जो भी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उनका काम है प्रोडक्ट बेचने का और प्रोडक्ट की एक फिलॉसफी होती है। अब टीएन्स को दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करने के लिए मैं दूसरी कंपनीज को दो भागों में बांटूंगा। एक तो वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन ओरिजिन की कंपनीज हैं, और दूसरी वो कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, किसी दूसरे देश की कंपनीज हैं और प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग में है और इंडिया में भी उनका बिजनेस है। इंडियन कंपनीज के बारे में अगर आप से मैं बात करूं और मैं बताऊं तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और बहुत सारे जो इंडियन कंपनीज करने वाले बहुत सारे नेटवर्कर्स मेरे साथ जुड़े होंगे, वो भी इस बात को यकीन करेंगे कि ज़्यादातर इंडियन कंपनी जो हैं आज के डेट में मार्केट में चल रही हैं। बहुत सारी कंपनी जो अच्छी चल रही हैं, बहुत सारी कंपनी अभी शुरुआत में स्टेज में है, बहुत सारी कंपनीज बहुत पुरानी हैं लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी आई हैं मार्केट में जिनका कोई फ्यूचर पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा आगे चल के। खैर, मैं इंडियन कंपनीज की बात कर रहा था, तो इंडियन कंपनीज के मामले में आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको। इंडियन कंपनी जितनी भी हैं उनका जो शुरुआत हुई है वो किसी न किसी नेटवर्किंग लीडर ने या किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय ने किया हुआ है। कोई बंदा कुछ दिनों तक एक नेटवर्किंग कंपनी में काम करता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग के सारे इप्स एंड बट्स को समझ जाता है। उसके बाद सोचता है कि अगर मैं अपनी एक कंपनी शुरुआत कर लूँ तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा, और वो एक, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा, उसको सारा नॉलेज हो जाता है, प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, कैसे बेचना है, सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। उसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है नेटवर्कर्स का, जो जिसके बारे में वो जानता है कि जो वो नेटवर्किंग अभी कर रहे हैं उसमें उनको पे आउट नहीं आ रहा, तो वो आसानी से मेरे साथ नई कंपनी में जुड़ जाएंगे टॉप आईडी के लालच में। तो इन सब चक्रों से वो अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ के, चाहे तो वो एक नेटवर्किंग लीडर होता है जो बहुत टाइम से उस कंपनी के साथ जुड़ा होता है, या उस कंपनी में काम करने वाला किसी इंपॉर्टेंट पद पे रहने वाला कोई कर्मचारी होता है, कोई मैनेजर होता है जिसके पास सारा डेटा होता है, तो वो लोग अपनी कंपनी से अलग होकर के अपनी एक नई कंपनी खोल लेते हैं। ज़्यादातर कंपनीज आप देखेंगे तो ऐसे ही लोगों के द्वारा चलाई गई है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो तो कुछ ऐसे भी हैं जो बेसिकली कुछ बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में या फाइनेंस के बिजनेस में। ऐसे लोगों के पास जब कोई नेटवर्कर पहुंचता है अपने प्रोडक्ट को या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो उसका आइडिया सुनते हैं। वो आइडिया, नेटवर्किंग का आइडिया बेहतरीन आइडिया, दुनिया का बेस्ट आइडिया है पैसा कमाने के लिए। तो जब वो आइडिया सुनते हैं तो आइडिया उनको पसंद आता है, लेकिन उनको किसी और के नीचे काम करने में अच्छा नहीं लगता, या उनको उस आइडिया में अपने लिए एक और फ़ायदा नज़र आता है। वो सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स ये हमारे पास लेके आए हैं ये इंडिया में ही बन रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी ही बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट तो मैं भी बनवा करके इसी मॉडल पे बेच सकता हूँ। और ये जो लीडर मेरे पास आए हैं, अगर इनको मिला लिया जाए, इनको अपनी कंपनी में रख लिया जाए, इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा लालच दे दिया जाए, तो ये अपनी पुरानी कंपनी को प्रमोट करना छोड़ के मुझे प्रमोट करेंगे, तो मैं एक और कंपनी का, एक और एंटिटी का मालिक बन जाऊंगा,
इस तरह के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग शुरू की हुई है। उनके पास ना तो प्रोडक्ट की कोई R&D है, ना प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट है, ना उनके प्रोडक्ट की कोई फिलॉसफी है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, आप अगर फेसबुक पे हैं तो आपको भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते होंगे, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो केवल MLM कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जो ऐसी कंपनीज खुलती हैं उसमें नेटवर्किंग के लीडर्स का हाथ तो होता ही है, नेटवर्किंग कंपनी के लोगों का हाथ तो होता ही है। उनको पता होता है कि मार्केट में हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स कौन से ज़्यादा चलते हैं, प्रोटीन का शेक ज़्यादा चलता है, ओमेगा ज़्यादा चलता है, मल्टीविटामिन ज़्यादा चलता है, नोनी जूस ज़्यादा चलता है, ये ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा चलता है। उस तरह के प्रोडक्ट्स वो उनको कुछ नहीं करना पड़ता। इस तरह की 10-20 कंपनियां हैं इंडिया में जिनका काम केवल MLM कंपनीज़ को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। वो प्रोडक्ट सबके लिए एक सा बनाते हैं, केवल जो ऊपर लेबल लगाया जाता है उसकी पैकिंग डिफरेंट कर देते हैं अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है वो अलग कर देते हैं, और कंपनी के कंपेंसेशन प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होती है, बस प्राइस अलग, जो भी कंपनसेशन प्लान या पे आउट प्लान होता है उसके हिसाब से। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई फिलॉसफी नहीं है, अपनी कोई R&D नहीं है। एक बंदा बना रहा है, जैसे भी बना रहा है, बस उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप मुझे ये प्रोडक्ट इतना, ये प्रोडक्ट इतना, ये प्रोडक्ट इतना बना के दे दो, और एक सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है और उस सॉफ्टवेयर के एक प्लान बनाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से कंपनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा जो आप इंडियन कंपनीज में कॉमन देखेंगे कि ज़्यादातर कंपनीज FMCG पे उनका बहुत सारा फोकस है। FMCG मतलब दाल भी है, चावल भी है, चाय पत्ती भी है, चीनी भी है, और तेल साबुन, जो घरेलू ज़रूरत की जो सामान है, किराना दुकान की जो सामान है, उस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि रीज़न उसके पीछे ये है कि वो लोग सोचते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो मार्केट में लोगों को बार बार ज़रूरत पड़ती हो, तो बार बार रिपर्चेज हो, और हम लोगों को ये कह सके कि ये तो आप मार्केट से लेते हैं तो हमारे यहाँ से ले लो। और उसमें इंडियन कंपनीज के साथ एक और चीज़ आप देखेंगे कॉमन, सबका फोकस होता है प्राइस पे, क्योंकि इंडिया के बारे में इंडियन लोगों ने ही एक माइंडसेट डेवलप कर दिया है, एक माहौल बना दिया है कि इंडिया के लोगों को तो केवल सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। सबसे ज़्यादा एप्पल के आईफोन इंडिया में बिकते हैं, लेकिन इंडिया के लोगों के बारे में इंडियंस ने माइंडसेट बना दिया कि इंडिया के लोगों को तो सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। लग्जरी कारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती जा रही है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा करोड़पति हमारे देश में होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोगों के बारे में एक वो बना दिया गया है। एक तरफ आप देखेंगे कि वही लोग, एक तरफ हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने जा रहे हैं, हम इकोनॉमिक कंडीशन में आगे जा रहे हैं, हमारे देश का विकास हो रहा है, ये बातें करेंगे, और दूसरी तरफ वही लोग ये बातें करेंगे कि इंडिया की में तो सस्ता प्रोडक्ट चलता है, आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। आपको ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या अपना R&D या अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने से कैसे फ़र्क पड़ता है, और टीएंस के प्रोडक्ट्स इस मामले में कैसे बेहतर होते हैं। टीएंस कंपनी की जैसे शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया था कि टीएंस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1992 में। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया था, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम, और वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था चाइना के मार्केट में, उसके बाद साउथ एशिया के मार्केट में, और उसके बाद यूरोप के मार्केट में। लेकिन कंपनी के सामने दो प्रॉब्लम्स आई। दो प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम क्या थी कि इस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट मार्केट में बहुत आ गया, तो उसका काट निकालने के लिए कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग पे आना एक मजबूरी हुई है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अब एडवर्टाइजमेंट अगर चाइना में करना है कंपनी को, तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में करना है, क्योंकि चाइना में बहुत, आज से 25 साल पहले, 27 साल पहले चाइना में बहुत कम लोग, हार्डली 2 या 3% लोग इंग्लिश जानते थे। और अगर चाइना के बाहर करना है तो चाइनीज़ लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता, तो आप दूसरी लैंग्वेज में करना होगा। तो हर कंट्री के लिए अलग अलग स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस हिसाब से कमाने का, नए मार्केट को पेनिट्रेट करने का रिस्क नहीं है। और दूसरा, कंपनी के ओनर का फिलॉसफी ये भी था कि ये प्रोडक्ट हमें दुनिया भर में पहुंचाना है, क्योंकि दुनिया भर से डिमांड आ रही थी, और दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए, दुनिया भर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट था जो दुनिया भर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनाया गया था। तो उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, और जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। हो सकता है किसी कंट्री में ना चले या उसको पिकअप करने में टाइम लग जाए, तब तक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लॉस वाला पार्ट होगा। तो इन दो रीजन्स की वजह से मेनली 1992 में कंपनी शुरू होकर 1995 में डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे स्विच हो गई। तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और R&D का है। डायरेक्ट सेलिंग को इन्होंने बाद में अपनाया।
इंडियन कंपनीज में 99.9% में पहले वो डायरेक्ट सेलिंग चुनते हैं, पहले वो प्लान चुनते हैं। अब उनको बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट चाहिए, तो किसी भी ABCD मैन्युफैक्चरर से बुला करके प्रोडक्ट उठा लेते हैं। वो मार्केट सर्वे करते रहते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट आजकल ज़्यादा चल रहा है, ये भी बनवा लो, ये प्रोडक्ट आजकल ज़्यादा चल रहा है, ये भी बनवा लो। अब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, डायरेक्ट, बीच बिचौलिए नहीं होने चाहिए। अब आप इंडियन कंपनी जितने भी हैं या बाहर की भी जितनी कंपनीज हैं, उन सब का अगर कंपनसेशन प्लान देखेंगे तो उसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप की इनकम्स दिखाई गई। अब देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की इनकम दिखाई, किसी में 5 इनकम, किसी में 6 इनकम, किसी में 8 इनकम। और सबसे पहले जो इनकम दिखाई जाती है वो होता है रिटेल प्रॉफिट। और जब आप बात करेंगे टीएन्स के प्लान की, तो टीएन्स के प्लान में 8 इनकम दिखाई गई है, लेकिन रिटेल प्रॉफिट नहीं दिखाया गया है। जबकि रिटेल प्रॉफिट है, आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट, आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं आईडी लगा करके, कोई पैकेज किसी चीज़ की कंपल्सन नहीं है, और आपको 20% डिस्काउंट पे ही ये प्रोडक्ट मिलेगा। यानी 25% रिटेल प्रॉफिट पहले दिन से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी शर्त के है 25% रिटेल प्रॉफिट। फिर भी कंपनी ने उसको अपने बिजनेस प्लान में या कंपनसेशन प्लान में नहीं दिखाया है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान का हिस्सा रिटेल प्रॉफिट को नहीं मानती है। ये है कंपनी का कॉन्सेप्ट, ये है कंपनी का फिलॉसफी। क्योंकि अगर रिटेल प्रॉफिट आया तो डायरेक्ट सेलिंग की हत्या हो जाती है। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ABCD कई कंपनी है। एक कंपनी है वी ने एक कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा, मैन्युफैक्चरर A है, भी मार्केटिंग कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उसके बाद उससे उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा, उसके बाद वो कस्टमर के पास गया। यानी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 2 लेयर बीच में और आ गए। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग रह गई? क्या ये डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा के अनुरूप है? अगर कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है तो डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकता। खैर, अभी जो नए डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस आए हैं उसमें भी ये लागू करने की कोशिश की गई है, अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उस पर कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या वही मॉडल होता है जहां पे कोई कंपनी किसी और से बनवा रही है, खरीद के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसको फर्दर आगे बेच रहा है। टीएन्स एकमात्र कंपनी है जो प्रोडक्ट के सेल को पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखती है। इसीलिए सेल्स से जो होने वाला प्रॉफिट है, रिटेल प्रॉफिट टीएन्स में भी 25% से लेकर के 62% तक है किसी प्रोडक्ट्स पे। लेकिन कंपनी ने उसको अपना फोकस एरिया नहीं बनाया। जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है 62% रिटेल प्रॉफिट, और कहीं नहीं मिलता। इसके टॉप रैंक पे जाएंगे अगर आप तो 62% तक रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कंपनी उसको अपने बिजनेस प्लान में, अपने कंपनसेशन प्लान में नहीं दिखाती है, क्योंकि कंपनी का फोकस लोगों को रिटेलर बनाना या सेल्समैन बनाना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सेल्समैन बनने का काम नहीं है, ये बिजनेस लीडर बनने का काम है। आपको बिजनेसमैन बनना है, लीडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। वो कैसे होता है वो आगे जब मैं प्लान को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम प्रोडक्ट के फिलॉसफी पे आ जाते हैं। पहली बात, क्वालिटी। जब भी आप प्रोडक्ट को, आप कुछ भी खरीदने जाएं, मार्केट में आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आप मान लीजिए शर्ट खरीदने के लिए गए, ठीक है। आपने शर्ट देखा, आपको मान लीजिए दुकानदार ने 500 रुपये के रेंज की, 500-700 के रेंज की शर्ट दिखाई, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग, नॉर्मली 90% से ज़्यादा लोग, अगर वो शर्ट पसंद नहीं आता तो दुकानदार को बोलते भैया थोड़ा अच्छा वाला दिखाओ। यही बोलते हैं आप लोग। मुझे नहीं लगता कि कोई बोलता होगा भैया थोड़ा महंगा वाला दिखाओ। जब कोई वो आपको अच्छा वाला दिखाना शुरू करता है तो आपके दिमाग में क्या होता है, पहले से बैठा होता है कि ये इससे महंगा होता है ना। क्योंकि सारी दुनिया जानती है और मानती है कि जो अच्छा होगा वो महंगा होगा और जो सस्ता होगा वो कम अच्छा होगा। तो जब जैसे ही प्रोडक्ट के कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो ये हो जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई ओमेगा है, किसी एक कंपनी ने बनाया, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखेगा, उसके बाद अपना फैक्ट्री के रनिंग का कॉस्ट रखेगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट रखेगा, वो सारा कुछ लगा करके वो एक मार्केटिंग कंपनी को देगा। उसके बाद मार्केटिंग कंपनी अपना उस पर प्रॉफिट रखेगी, बिजनेस प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन रखेगी। अब जब भी कोई भी बंदा जब कंपनी शुरू करता है, चाहे वो एक पुराना नेटवर्कर हो, पुराना नेटवर्किंग कंपनी का एम्प्लॉई हो, या कोई पुराना बिजनेसमैन हो, जब वो एक मार्केटिंग कंपनी शुरू करता है जिसको वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे चलाना चाहता है, तो वो तो ऑलरेडी अमीर होता है, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा होता है। या उसको दिखाना कि वो कंपनी का मालिक है, कोई चेयरमैन है, कोई CEO है, वही अगर गरीब हो, छोटी मोटी गाड़ी में घूमता हो, तो उसकी कंपनी से कौन जुड़ना चाहेगा।
तो उसको तो अपना स्टेटस हाई रखना ही है। तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो अपने प्रॉफिट मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब वो अपने प्रॉफिट मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा? वो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे करेगा? दो ही एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करने का स्कोप होता है। वो होता है प्रोडक्ट के प्राइस पे, इनपुट प्राइस पे यानी क्वालिटी पे, और दूसरा प्रोडक्ट का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, यानी जो उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, एमएलएम कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। प्रॉफिट पे डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ कई कंपनी करती हैं बिजनेस वॉल्यूम घटा के। कई कंपनीज क्या करती हैं, प्रॉफिट पे डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो शर्तें ऐसी लगाती हैं कि ज़्यादातर लोग बहुत सारी शर्तों को पूरी नहीं कर पाते, तो बहुत सारा पे आउट आप देखेंगे कि कंपनी को बांटना ही नहीं पड़ता। बिजनेस प्लान में तो वो दिखा देते हैं कि हम इतना % बांट देंगे, इतना % बांट देंगे, लेकिन उसके लिए शर्तें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे 90% लोगों को वो पे आउट बांटना ही नहीं पड़ता, वो कंपनी के पास बच जाती है। टीएंस का प्लान इस मामले में भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कि कोई शर्त ही नहीं है, और अगर फिर भी कोई शर्त है किसी चीज़ के लिए और वो आपको नहीं मिलता है तो वो कंपनी के पास नहीं जाता, वो टीम में ही किसी न किसी और अपलाइन या लीडर के पास जाता है। अब मैं आपके पास फिर से वापस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है इंडियन कंपनी में, क्योंकि वो मार्केट में कंपैरिजन देखते हैं, और जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में प्राइस का अगर वॉर होगा, बहुत सारी कंपनीज हैं और ट्रेडिशनल मार्केट में भी है, उनका प्राइस कम है, क्वालिटी कोई नहीं देखता। किसके पास? डायरेक्ट सेलिंग करने वाले या खरीदने वाले 99% लोगों के पास क्वालिटी की टेस्टिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल टीएंस का ही, बाकी कंपनीज के भी प्रोडक्ट का अगर मैं किसी को कह के दे रहा हूँ तो वो उसी के लिए। अब सर्टिफिकेशन की बात आती है। जो कंपनीज केवल इंडिया में बिजनेस करती हैं, इंडिया में कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी मान्यता लेने के लिए किस तरह का माहौल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टीएंस का बिजनेस 200 देशों में है, तो 200 देशों की सरकार से मान्यता लेना और जुगाड़ से लेना हर कंट्री में पॉसिबल नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में किस तरह का माहौल है किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेशन देने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, ये सब आप जानते हैं। हर जगह हम यहाँ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसा माहौल नहीं है। अब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में अपना R&D होने का क्या इंपॉर्टेंस है। कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और आपको एक सैंपल लॉट बनाने वाले ने दे दिया, आपने उसको इस्तेमाल किया और आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि जितना प्राइस मैं कंपनी को पे कर रहा हूँ उतना ही प्राइस का हिसाब से ये प्रोडक्ट है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि 1 लाख पीस बना दो। अब वो 1 लाख पीस में सेम क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन टीएंस के पास अपनी R&D और अपनी मैन्युफैक्चरिंग होने से ये हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है कि जैसा प्रोडक्ट हम चाहते हैं वैसा ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट की फिलॉसफी क्या है। हमारे प्रोडक्ट्स की फिलॉसफी है सेहत। जब हम हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो दुनिया में अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों की जेनेटिक कंडीशंस अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है, उनका खान पान अलग अलग है, रहन सहन अलग है। तो एक ही तरह का प्रोडक्ट हर किसी के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए टीएंस ने 16 जेनेटिक एरियाज में बांटा है पूरी दुनिया को, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके हिसाब से रिसर्च होता है, R&D होता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसीलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे इंडिया में भी प्रोडक्ट बनते हैं, साउथ अफ्रीका में भी प्रोडक्ट बनते हैं, रसिया में भी प्रोडक्ट बनते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी प्रोडक्ट बनते हैं। वो वहाँ के लोगों के हिसाब से, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वहाँ पे क्या बीमारियाँ जल्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जलवायु कैसा है, उस जलवायु में क्या बीमारियाँ हो सकती है, कौन सा प्रोडक्ट काम कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुल मिलाकर के दुनिया भर में टीएंस के 3000 से ऊपर प्रोडक्ट है। लेकिन हर कंट्री, अगर कंट्री स्पेसिफिक बात करें तो 100-150 से ज़्यादा प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि कंट्री और रीजन के हिसाब से प्रोडक्ट को डिवाइड। कोई प्रोडक्ट जो हो सकता है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, जिम्बाब्वे के लोगों के लिए अच्छा हो, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए अच्छा ना हो सकता है चाइना के लोगों के लिए अच्छा हो, इंडिया के लोगों के लिए अच्छा ना हो सकता है इंडिया के लोगों के लिए अच्छा हो, चाइना के लोगों के लिए अच्छा ना हो, साइबेरिया के लोगों के लिए अच्छा ना हो, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए अच्छा ना हो। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है प्रोडक्ट बनाते वक्त। दूसरा, प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंस एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक ही स्टैंडर्ड है जो फॉलो करना है पूरे देश में, क्योंकि ये कंपनी यूएनओ की मेंबर भी है। नासा के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम, नासा और WHO ऑफिशियल फूड सप्लायर भी है। तो हमें हमेशा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। यूज़र तो टीएंस के प्रोडक्ट का मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन आप और मैं जाकर के उनके कंपनी में इंस्पेक्शन करने नहीं जा सकते। इतनी बड़ी हस्ती नहीं है हम कि दिखाओ तुम कैसे बनाते हो प्रोडक्ट, हम देखेंगे, हम क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, नहीं कर सकते।
हमें जो कंपनी ने सर्टिफिकेट ले लिया, अगर वो झूठा भी ले लिया तो वही मानना पड़ेगा। लेकिन नासा, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, एफडीए, ये सब ऐसे बड़े संस्था हैं जो टीएनएस के प्रोडक्ट यूज़र हैं, जो टीएनएस के कंज्यूमर हैं, और वो इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो टीएनएस के जो 22 देशों में अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे जा कर के खुद ही इंस्पेक्शन और ऑडिट करते हैं। इसीलिए आज तक तो टीएनएस ने ऐसा करना चाहा भी नहीं, और अगर चाहती भी तो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड में कोई भी गड़बड़ नहीं की जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर बार ये 4-5 एजेंसी कोई मार्च में चली गई, कोई जुलाई में चली गई, तो यानी हर अल्टरनेट मंथ लगभग टीएनएस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, स्टैंडर्ड का और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का इंस्पेक्शन और ऑडिट होता ही रहता है ये 4-5 बड़ी एजेंसीज के द्वारा। क्योंकि उनको, नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखना है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यूनेस्को को जो बच्चों में या लोगों में बांट रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, नहीं तो कोई बड़ा दुर्घटना हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो एक तो ये मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद जो टीएनएस के प्रोडक्ट्स की फिलॉसफी में एक और चीज़ आती है जो टीएनएस के प्रोडक्ट्स को और यूनिक और अच्छी बनाती है, वो ये है कि पूरी दुनिया से बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, 40 मिलियन से ज़्यादा हाउस होल्ड में ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास इतने सारे यूज़र हैं तो एक्सपीरियंस का डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है। इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस का आपने देखा होगा कि कई बार कई प्रोडक्ट गायब हो जाता है अचानक से, मार्केट से नया प्रोडक्ट आता है, गायब होता है और उसका दूसरा लौटाने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी। तो कंपनी जब कोई प्रोडक्ट एक पर्पस से बनाती है कि इस प्रोडक्ट का हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, और उस प्रोडक्ट का वो रिजल्ट नहीं आता एक्सपेक्टेड से, अगर 5% वेरिएशन होता है तब तो कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर मान लीजिए जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 100% इस प्रोडक्ट का ये रिजल्ट आएगा, लेकिन वो अगर 95% बिलो सेटिस्फैक्ट्री लेवल जाता है तो कंपनी उसको वापस विड्रॉ करती है, फिर से वो R&D में जाता है और वापस से उसको इम्प्रूव करके मार्केट में लाया जाता है। लेकिन अदर कंपनीज के साथ क्या है कि मान लो मैं एक कंपनी खोलता हूँ, मैंने किसी कंपनी ए को, मैन्युफैक्चरर को बोला कि मेरे को 1 लाख पीस ओमेगा बना करके दे दो। अगर उसने मुझे 1 लाख पीस ओमेगा दिया जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था उसके हिसाब से नहीं है, तो फिर क्या होगा? मुझे या तो उसके साथ फिर कोर्ट केस, झगड़ा, उसको वापस दो, वो मना करेगा। अगर या तो मुझे फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल लॉस को उठाने की वजह से वही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं बेच दूंगा मार्केट में। लेकिन या फिर वो बोलेगा कि नहीं, इससे बेहतर हम नहीं बना कर दे सकते, हमारे पास यही क्वालिटी है, हमारे पास यही मैकेनिज्म, हम यही बना के दे सकते हैं, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी प्रोडक्ट के सप्लाई की। लेकिन टीएनएस में क्या है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी R&D होने की वजह से वो प्रोडक्ट को आउट ऑफ शेल्फ किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रोका जाता है। जब रिजल्ट की कंप्लेन आती है तो उसके बाद वो R&D में भेजा जाता है। R&D के रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर उसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो वो सारे प्रोडक्ट फिर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वापस जाते हैं और नए प्रोडक्ट बन करके वापस आते हैं। यानी टीएनएस हमेशा ही क्वालिटी मेंटेन करके और टॉप मोस्ट क्वालिटी जो पॉसिबल होता है उस प्राइस में वैसे प्रोडक्ट मार्केट में देती है। अब हम थोड़ा और फर्दर लेके जाते हैं। जब हम हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी सप्लीमेंटेशन, तो उसको समझने से पहले हमें अपने शरीर को और शरीर की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर बहुत सारे ऑर्गन्स से बना हुआ है। बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को मिला करके सिस्टम्स बनाए गए हैं हमारे शरीर में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा न्यूरो सिस्टम है। और उन सारे सिस्टम्स की मदद से जो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, उस सारे सिस्टम्स में कुछ ऑर्गन्स हैं। अब वो सारे ऑर्गन में आप देखेंगे कि जो सारे ऑर्गन हैं वो टिश्यूज से बने हुए हैं और सारे टिश्यूज सेल से बने हुए हैं। तो यानी अगर आपके शरीर को एक पूरा न्यूट्रिशन चाहिए तो सेलुलर न्यूट्रिशन चाहिए। आप देखेंगे ज़्यादातर हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपने हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में जब बात करती है तो वो सेलुलर न्यूट्रिशन के ऊपर ही बात करती है। लेकिन सेल तक न्यूट्रिशन, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कंपनी ख़राब प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो अच्छे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप सब उनका नाम जानते हैं, मुझे नाम बताने में किसी भी कंपनी का नाम लेने से बचूंगा इस वीडियो में, मुझे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी। लेकिन सभी सेलुलर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताइए कि आपने मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट बनाया, एक दवाई बनाई, जिससे आपने सुना कि गोरखपुर में किसी हॉस्पिटल में या जयपुर में किसी हॉस्पिटल में बच्चों की डेथ हो गई। आपने एक दवाई बनाई कि इस दवाई से उस बच्चों की जान बच सकती है, लेकिन वो दवाई अगर आप गोरखपुर या जयपुर तक पहुंचा ही ना पाए तो क्या वो दवाई कारगर होगी?
आप सोचिए कि जब हम कुछ भी सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ भी दवाई लेते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जो कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, या बॉडी को होलसम न्यूट्रिशन मिले, ताकि शरीर के हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल रोज बनते हैं और रोज डिस्ट्रॉय होते हैं, रोज बनते हैं, रोज डिस्ट्रॉय होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको सेल रीजनरेशन या रिप्लेनिशिंग ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिकाओं का पुनर्जीवन। उसी की वजह से हमारा चलता है पूरा ये शरीर का सिस्टम। नए सेल बनते रहते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वो अंग हमेशा रिप्लेनिश होता रहता है। वो सेल बनने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, नए सेल्स के निर्माण के लिए। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? खाने से। खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू डिप्लीट हो चुकी है, ये आप सब जानते हैं, मैं उस चीज़ को एलेबोरेट नहीं करूँगा इस वीडियो में। खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू डिप्लीट होने की वजह से हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, ताकि हमारे शरीर में सेल्स का जो निर्माण है वो प्रॉपर चलता रहे, अप्रोप्रिएट चलता रहे। आपने किसी इंडियन कंपनीज की क्वालिटी के बारे में तो मैंने बता दिया कि क्या क्वालिटी होती है उनकी। क्वालिटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते, कोई डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी का कोई दावा करती है और मान लिया कि सही में उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपने जब भी कोई सामान न्यूट्रिशन आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं? खाते हैं उसको। कोई मेडिसिन होती है, खाते। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की गोली आप ड्रिल करके सिर में नहीं डालते। आपकी कमर में दर्द हो रहा है, कमर में नहीं डालते, आप उसको खाते हैं। वो खाने के बाद लिवर में ही जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाएगा और डाइजेस्ट ही होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो उसमें जो भी न्यूट्रिशन या मेडिसिन या केमिकल वाला हो, ऑर्गेनिक हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी हो, वो आपके खून में मिलेगा और खून कैरी करेगा उसको, उस न्यूट्रिशन को या उस मेडिसिनल वैल्यू को आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, जिसको ठीक होने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का। हमारे शरीर में खून की इतनी सारी धमनियाँ हैं और उनकी लंबाई इतनी है, यू वोंट बिलीव कि अगर उसको सीधा करके रखा जाए तो वो चांद पे जाकर के वापस आ जाएंगे, और वो इतने छोटे से शरीर में फिट की गई हैं। तो उसमें कई बार तो आप जानते हैं कि हमारा जिस तरह का फूड में अडल्ट्रेशन है, पानी में मिलावट है, हवा में पॉल्यूशन है, उन सब पॉल्यूशन की वजह से, और जिस तरह का खान पान हमारा है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिस तरह का जंक फूड खाते हैं, या जिस तरह का एटमॉस्फेयर है हमारे शरीर में, कई जगह पे खान पीन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कार्बोहाइड्रेट बढ़ा हुआ है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में खून की नलिकाओं में कई जगह ब्लॉकेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। उसके अलावा हमारे शरीर में जो ये रक्त वाहिकाएं हैं उसमें कई जगह मोड़ तोड़ दबाव सब कुछ होता है, जिसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन अपसेट होता है। हमारा हार्ट जो हमारा पंप है वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर उसे होना चाहिए, और वो उतनी जोर से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। यानी ब्लड सर्कुलेशन इस दुनिया में, खासतौर पे हमारे देश में 99% लोगों का जितना होना चाहिए उससे पुअर है। केवल स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स या जो रेगुलर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग या जिम जाते हैं, उन्हीं का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक है, और ऐसे लोगों का परसेंटेज 1 या 2% ही है। बाकी सारे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो लिवर है, लिवर भी तो एक ऑर्गन है जो टिश्यूज और सेल्स से बना हुआ है। लिवर के सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं, और लिवर तो एक ऐसा ऑर्गन है जो 50% भी ठीक रहे तो पता ही नहीं चलेगा कि लिवर में कुछ खराबी है। 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा खराब होने के बाद ही लिवर का पता चलता है। तो पहले अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो क्या होगा? आपने कोई मेडिसिन ली 500 mg या कोई सप्लीमेंट लिया 500 mg, और आपका लिवर 50% काम कर रहा है या 60% काम कर रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको कितना मिला? 300 mg। डाइजेस्ट कितना हुआ? 300 mg। उसके बाद मान लीजिए वो सप्लीमेंट आपने लिया है आपके घुटने में। अब जैसे आपने सुना होगा कि एक सप्लीमेंट है जो कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो जाने से कार्टिलेज को डेवलप करने के लिए वो खाया जाता है, तो आपने घुटने में कार्टिलेज डेवलप करने के लिए वो सप्लीमेंट लिया। लेकिन घुटने तक पहुंचने वाला, जो आपको खून को कैरी करने वाला जो खून का जो नली है, उसमें अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है या वो अगर कहीं दबा हुआ है या ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, और वो सप्लीमेंट जो आप खा रहे हैं कार्टिलेज के नए सेल्स को डेवलप करने के लिए, वो अगर प्रॉपरली वहाँ तक नहीं, एक तो पहले ही डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपने 500 mg लिया, मिला आपके शरीर को 300 mg, क्योंकि डाइजेशन 60% है। उसके बाद मान लीजिए जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज भी 50% है, तो यानी 300 में से आधा और यानी 150 mg और नहीं पहुंच पाया उसको। आपको चाहिए आपके घुटने को 500 mg का डोज डेली, आप उसको मिल रहा है 150 mg।
तो होगा क्या, या तो वो ठीक होने में कई गुना ज़्यादा वक्त लगाएगा या कभी ठीक ही नहीं होगा। इसीलिए जब शरीर के रिपेयर का जो पूरा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन तो चाहिए, नए सेल्स के रीजनरेशन के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो ये प्रदूषण है, उस प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर में जो गंदगी जा रही है, जो हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा करती है, हमारे शरीर को ऑक्सीडेट करती है, हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी चाहिए, उसकी क्लीनिंग भी चाहिए। तो क्लींजिंग का इफेक्ट भी चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन हमने लेना तो शुरू कर दिया, लेकिन न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं काम कर रहा है तो हो सकता है हम कोई न्यूट्रिशन जरूर। आपने देखा होगा कि जो ब्लड का एचबी लेवल कितना होना चाहिए, तो 12 से लेकर के 16 के बीच में होना चाहिए। कभी 12 से कम है तो खराब है, लेकिन 16 से ऊपर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कभी सुना है? शुगर का लेवल हो, बीपी का लेवल हो, कोई भी आप जब टेस्ट कराते हैं डिफरेंट वैल्यूज, आप उसमें देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू लिखे रहते हैं ज़्यादातर में। वो किस लिए? क्योंकि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। इससे ऊपर गया तो भी प्रॉब्लम होगी, इससे नीचे रहा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही अगर आपका लिवर और डाइजेशन सिस्टम खराब है, तो जो भी सप्लीमेंट्स या मेडिसिन आप लेंगे वो उसका ओवरडोज भी हो सकता है, तो आपके शरीर की बैलेंसिंग खराब होगी। सप्लीमेंटेशन तो ले लिया लेकिन बैलेंसिंग पुअर हो रही है। कैल्शियम ज़्यादा ले लिया, आप मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कैल्शियम देना शुरू कर दिया, लेकिन कैल्शियम अगर ज़्यादा ले लिया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के अगर आप आयरन के सप्लीमेंट ज़्यादा ले लेंगे, शरीर में खून ज़्यादा हो सकता है, तो जिसकी वजह से कई बार लोग शुगर के कई दवाइयाँ ले लेते हैं कि शुगर लेवल को कम करना है, वो इतना कम हो जाता है कि उनको जो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इतना लो चला जाता है कि वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। तो बैलेंसिंग भी जरूरी है, और वो बैलेंसिंग आप सबने सुना होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कहा जाता है कि लिवर के पास भी एक छोटा दिमाग होता है। तो जो लीवर के पास जो छोटा दिमाग होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत कितनी है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप खा भी लीजिए तो वो उसको डिस्कार्ड करता है। तो पहले अगर अगर लीवर खुद ही बीमार है तो उसका छोटा दिमाग भी बीमार रहेगा, तो वो अपना फंक्शन सही से नहीं करेगा, तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट आप ले लो। इसीलिए टीएंस कंपनी ने सप्लीमेंट्स के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं जो ब्लड सर्कुलेशन पे काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके आपके लिवर की कंडीशनिंग करके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आपका लिवर प्रॉपर है, सही से डाइजेशन हो रहा है, और जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका पूरा का पूरा फ़ायदा शरीर के हर ऑर्गन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा है। इसीलिए टीएंस के प्रोडक्ट अगर एट पार भी, अगर मान लीजिए आप टीएंस का ओमेगा चुनते हैं और किसी एबीसी किसी अच्छी कंपनी का ओमेगा जो इससे भी महंगा है वो चुनते हैं, और दोनों को खाते हैं एक महीने, लेकिन जब आप टीएंस के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, टीएंस के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा फायदा करता है रेदर देन केवल सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए टीएंस पूरा का पूरा एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसको टीसीएम पैथी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की पैथी कहते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी बैलेंसिंग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए टीएंस के प्रोडक्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि अगर आप कुछ खा रहे हो तो वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सको, वो भी ज़रूरी है। आप अच्छे से अच्छा पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल लीजिए, लेकिन अगर कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। अगर आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डाल लीजिए, कार्बोरेटर को भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, लेकिन गाड़ी के व्हील की बेयरिंग में अगर कोई जाम है या वहाँ का ग्रीस सही नहीं है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी और माइलेज फिर भी कम आएगा। तो इसी तरह से हमारा शरीर है, और हमारा शरीर सिर्फ एक अंग से काम नहीं करता, बहुत सारे अंग हैं। उन अंगों को मिलाकर के बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, और वो सारे सिस्टम्स को एक समन्वय में, एक कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है, तभी हमारा हेल्थ सही रहेगा। उसके बाद जो टीएंस के प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, कई कंपनीज क्या करती है, एक प्रोडक्ट बना देती है, वो मास्टर प्रोडक्ट होता है उनका, 200 बीमारियों में काम करती है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एक प्रोडक्ट, किसी भी एक बीमारी को ठीक करने के लिए केवल उसी चीज़ को ठीक कर देना उसका पूरा इलाज नहीं होता। मैं आपको इसके एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आपका मान लीजिए एक पैर में चोट लग गया, प्लास्टर है, तो आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, तो उस पैर पे प्लास्टर बांध दिया कि वो ठीक हो जाएगा।
इतना ही इलाज है नॉर्मली। लेकिन जब आप टीसीएम को फॉलो करेंगे, मैं पैर का एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है पैर के केस में मैं बाकी शरीर के दूसरे ऑर्गन्स का भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन जब आप टीसीएम पैथी से टीएनस के सिद्धांत से उसको इलाज करेंगे, तो जब इंसान का एक पैर आता है तो वो क्या करता है, वो बैसाखी या डंडा लेकर के चलता है, तो उसके दूसरे पैर पे, क्योंकि एक पैर तो वो हवा में लटका के रखेगा, जमीन से उठा करके रखेगा, उसको सपोर्ट नहीं लेगा, तो वो दूसरे पैर पे ज़्यादा बर्डन आएगा। वो जो बैसाखी है वो इधर कंधे में फंसाएगा तो कंधे बर्डन आएगा। बैसाखी का और पूरे शरीर का लोड, वो ये जो शरीर का इस तरफ का पोर्शन है, बैकबोन है और राइट लेग है, अगर लेफ्ट पैर टूटा हुआ है तो बैकबोन, राइट हैंड, राइट शोल्डर और राइट लेग, पूरे शरीर का पूरा वेट उसी को बियर करना पड़ेगा। तो उसको ज़्यादा एनर्जी और ताकत चाहिए, क्योंकि वो दो पैरों का काम एक पैर कर रहा है और शरीर का सारा वेट बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आप टीसीएम पैथी से, टीएनस की पैथी से इलाज शुरू करेंगे उस पैर का, तो उस पैर को ठीक करने के साथ साथ जो राइट के ऑर्गन हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं उस पैर के टूटने की वजह से, उसका भी इलाज किया जाता है साथ में, ताकि पूरे शरीर का एक साथ इलाज हो। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए किसी की किडनी खराब है। अगर किडनी खराब है तो ये क्या है, देवेंद्र प्रसाद जी पता नहीं क्या लिखना चाहते हैं इसमें। खैर, अगर किसी की किडनी खराब है तो केवल किडनी अकेले खराब नहीं होती, जैसे ही किडनी अफेक्ट होती है वो शरीर के बहुत सारे अंगों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब जब बहुत सारे अंग अफेक्ट होना शुरू होते हैं, केवल आप किडनी को ठीक करना शुरू कर दें तो वो अंग, जो दूसरे अंगों को जो नुकसान हो रहा है, जो खराब हो रहे हैं, वो एक साथ ठीक होना नहीं शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए कुछ ना कुछ, और जो थेरेपी होता है उसमें उन सबको भी ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय रखे गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है जो एक पैथी को साथ लेकर के चलता है, और पूरे के पूरे होल एंड सोल पहले आपको ठीक करने पे फोकस नहीं किया जाता। आज 25 तारीख है, आज आप हेल्दी हैं, 26 मार्च को आप बीमार हो, 27 मार्च को आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज 25 मार्च को आप हेल्दी हैं, 26 मार्च को आप बीमार हो गए, तो 27 मार्च को दवा खिला करके आपको ठीक नहीं किया जाएगा, 25 मार्च जैसा बनाया जाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कहते हैं इसको। बीमार होने से पहले जैसी आपकी हेल्थ कंडीशन थी वैसा बनाया जाता है, ताकि आपको बीमारी का जो नुकसान दूसरे शरीर के अंगों को भी हुआ है वो भी रिकवर और रिवर्ट किया जा सके। ये है टीएनस का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज, नो साइड इफेक्ट की गारंटी। इसीलिए टीएनस के प्रोडक्ट्स और टीएनस के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनके रिजल्ट से बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं देखा जाता, जब क्योंकि सारी दुनिया जानती है और मानती है कि जब मसला तो प्राइस नहीं देखा जाता। उसके बाद हम आते हैं बिजनेस प्लान पे, कि दूसरी कंपनी से हमारा बिजनेस प्लान कैसे बेहतर है। अब कि बिजनेस प्लान को समझा कैसे जाता है। बिजनेस प्लान में 3-4 फैक्टर होते हैं प्राइस के। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिस पे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकता है। एक तो होता है एमआरपी, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर छपा हुआ होता है, जिसमें कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर को जो कंपनी का मेंबर नहीं है उसको प्रोडक्ट दिया जाएगा। एक होता है बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है कि हर कंपनी अपने अपने कंपनसेशन प्लान, पे आउट प्लान के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट को एक बिजनेस वॉल्यूम अलॉट करती है। यानी अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदा जिसके ऊपर 1000 रुपये प्राइस लिखा हुआ है, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वो मान लीजिए आपको 800 का मिला, तो आपका बिजनेस 800 का या आपका टर्नओवर 800 का माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम रखती हैं। अगर बिजनेस वॉल्यूम 50% रखा गया है तो आपकी कंपनी आपका टर्नओवर 400 रुपये मानेगी। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने 60% रखा है तो आपका टर्नओवर 480 रुपये माना जाएगा। तो आप इंडियन कंपनीज में देखेंगे, मैंने देखा है कैलकुलेट करके, एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 50% से ज़्यादा किसी कंपनी का नहीं आता, किसी भी कंपनी का नहीं आता एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 50% से ज़्यादा। लेकिन टीएनस में भी कुछ प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 50% के आसपास है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 70% के आसपास है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 78% भी है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 82% भी है।
जो सप्लीमेंट्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, और उनका रॉ मटेरियल भी कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, तो कंपनी केवल 18% जीएसटी हटा करके पूरा का पूरा जो कंपनी के पास बिजनेस आता है 82% का, वो 82% तक कंपनी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ जीएसटी केवल हटा के जो सरकार को चला जाता है बिजनेस वॉल्यूम दिया है। तो यानी अगर आप एवरेज बिजनेस वॉल्यूम अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी ज़्यादा कर दें तो भी, और सप्लीमेंट्स पे कम करें तो भी, जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम आता है वो इन एनी केस 70% के आसपास आता है। तो बिजनेस वॉल्यूम के देने के मामले में ये कंपनी हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम देती है। और पे आउट कोई भी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है, मान लीजिए कि एक कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर में एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी सी और चौथी कंपनी है टीएंस। ए कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम एवरेज 50% है, बी कंपनी का एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 40% है, सी कंपनी का एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 60% है और टीएंस का बिजनेस वॉल्यूम एवरेज 70% है। अगर ये चारों कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सेम लेवल पे हैं, मान लीजिए 20% के लेवल पे हैं, और चारों का टर्नओवर, टीम का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, क्योंकि कंपेयर अगर आप करेंगे पे आउट का तो आपको सारी चीज़ें सेम और आइडियल कंडीशन में रखनी पड़ेगी। बिजनेस प्लान मान लीजिए चारों का जनरेशन सब कुछ सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए ए का भी टीम का टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ का है, बी की भी टीम का टर्नओवर 1 करोड़ का और स्ट्रक्चर भी सेम स्ट्रक्चर से आया, सी का भी सेम है 1 करोड़ और सेम स्ट्रक्चर, टीएंस का भी 1 करोड़ और सेम स्ट्रक्चर, और सारे 20% के लेवल पे भी हैं। तो अब ए की कंपनी का 50% बिजनेस वॉल्यूम था तो उसका बिजनेस कंपनी मानेगी 50 लाख, बी का 40% था तो उसको मानेगी 40 लाख, सी का 60% था तो उसका कंपनी मानेगी 60 लाख। हमारा एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 70% है टीएंस का, तो हमारी कंपनी मानेगी 70 लाख। अब अगर इसको 20% मिलना है तो ए को 50 लाख का 20% मिलेगा 10 लाख रुपए, बी को 40 लाख का 20% यानी 8 लाख रुपए, सी को 60 लाख का 20% यानी 12 लाख रुपए, और टीएंस के 70 लाख का 20% यानी 14 लाख रुपए पे आउट मिलेगा। तो बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट का ये है। उसके बाद कंपनसेशन प्लान बेसिकली जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो मेनली 3 तरह के। वो 3 तरह के प्लान क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है स्टेप ब्रेक अवे प्लान, जिसको ज़्यादातर जनरेशन प्लान के तौर पे जाना जाता है। ये जनरेशन प्लान क्या है कि एक बंदा होगा, वो 4 बनाएगा या 5 लोगों की या 6 लोगों की, तो वो उसकी पहली जनरेशन होगी। फिर वो लोग वही 4, 5, 6 लोगों की टीम बनाएंगे तो वो उसकी दूसरी जनरेशन होगी। फिर दूसरी जनरेशन वाले 4 लोगों की टीम बनाएंगे तो वो तीसरी जनरेशन होगी। तो उसके हिसाब से उनको रैंकिंग मिलती है और हर रैंक का एक परसेंटेज लेवल होता है, 10%, 15%, 20%, 25%। अब मान लीजिए कि एक बंदा है जो पहले लेवल पे है, उसके नीचे दूसरे लेवल पे है, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे। जो पहले लेवल पे बंदा है वो मान लीजिए उसमें लेवल हुआ है, तो जो चौथे लेवल पे है वो अगर 10% पे है, जो तीसरे लेवल पे है वो 15% पे है, दूसरे लेवल पे है वो 10% पे है, जो पहले लेवल पे है वो 20% पे, दूसरे लेवल वाला, पहले लेवल वाला है वो 25% पे है। तो इसके बीच में जो 5-5% का डिफरेंस है, अब चौथे लेवल वाले के नीचे जो भी टर्नओवर होगा उसका 10% तो चौथे लेवल वाले को मिल जाएगा। अब चौथे और तीसरे के बीच में 5% का डिफरेंस है तो 5 उसको मिलेगा। फिर तीसरे और दूसरे के बीच में भी 5% का डिफरेंस है तो वो उसको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशियल कमीशन जनरेशन प्लान में या स्टेप ब्रेक अवे प्लान में डिफरेंशियल कमीशन ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ और भी चीज़ें होती है जो टर्नओवर और टारगेट बैलेंस मेंटेन करने पे मिलता है, जैसे कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें वो लीडरशिप लेवल का पे आउट है। लेकिन जो बेसिक पे आउट होता है वो डिफरेंशियल के हिसाब से कि आपके नीचे वाले, जिसके नीचे टर्नओवर हुआ है, उसके लेवल में और आपके लेवल में कितने % का डिफरेंस है, वो परसेंटेज आपको मिलेगा तो आपको वो पे आउट लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जनरेशन प्लान में अपना रैंक मेंटेन करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं कि इतने करना होता है, किसी प्लान में 4 लेग मेंटेन करना होता है कि आप अगर लेवल 5 पे हैं तो लेवल 5 पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपके नीचे फर्स्ट जनरेशन में 4 लोग लेवल 4 पे हो सकता है कि आपकी के टीम के 3 लोग तो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, आप चौथी लेग में वो कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो तीनों लोग भी लेवल 4 पे या 5 पे आ जाएंगे और आप भी उसी पे रह जाएंगे। तो डिफरेंशियल गैप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 लेग चलानी थी, आप 3 ही लेग चला पा रहे हैं। लेकिन आपके नीचे जो 3 लेग हैं वो 4 या 5 लोग चला रहे हैं, तो उनका तो प्रमोशन होता रहेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो वो या तो आपकी बराबरी पे आ जाएंगे या आपसे ऊपर निकल जाएंगे। तो क्या होगा, वो डिफरेंस या तो खत्म हो जाएगा, वो आपसे ऊपर चले जाएंगे, तो डिफरेंस तो नेगेटिव हो गया, तो आपको पे आउट आना नीचे टीम से बंद हो जाता है।
ये होता है। इसके अलावा उसमें और क्या कंडीशन होती है कि जब वो बराबरी पे भी आ गए तो जो बाकी जो लीडरशिप बोनस या दूसरे तरह के जो बोनस होते हैं वो मिलने के लिए, अब मान लीजिए आप किसी एक लेवल पे हो, 20% के लेवल पे हो, आपके नीचे 4 लेग वाली कंडीशन वाली कंपनी आप कर रहे हैं, और वो चारों जो नीचे के लोग हैं, आपके 4 लेग वाली कंडीशन वाली आप कर रहे हैं, लेकिन आपके 3 ही लेग चल रहे हैं और आपके 3 जो नीचे लोग हैं वो 20% पे आ गए, यानी डिफरेंशियल तो आपका खत्म हो गया। अब आपको लीडरशिप और अदर बोनस लेना है, तो ये नीचे जो टर्नओवर हो रहा है वो तो आपके बराबर के रैंक के ही लोग हैं, तो कंपनी ये मानती है कि वो तो वो कर रहे हैं, आप अलग से क्या कर रहे हो। तो साइड से जीपीवी की कंडीशन होती है कि सेपरेट वॉल्यूम उन तीनों जो बराबरी वाली या जो सीनियर लेग्स हैं उसके अलावा आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, जीपीवी की कंडीशन होती है, तभी आपको लीडरशिप वॉल्यूम ये सब मिलेगा। टीएन्स में ऐसी जीपीवी की कोई कंडीशन कहीं नहीं है। इसके अलावा जनरेशन प्लान में मोस्टली क्या होता है, रैंक पे सारा कुछ डिपेंड करता है। जो आपका लेवल होता है 5% का, 10% का, 15% का, 20% का, अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम देती हैं अपने लेवल्स को, उनको क्वालिफाई करने के लिए कंडीशंस होती है। कई प्लान तो ऐसे हैं जो हर महीने वॉल्यूम ख़त्म कर देते हैं, कई प्लान ऐसे हैं जो हर साल वॉल्यूम ख़त्म कर देते हैं, आपकी दोबारा से शुरू हो जाती है। टीएन्स का एक्यूमुलेशन प्लान है जो लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन है, कई कंपनी ने इस चीज़ को कॉपी किया है, अब वो लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन दे रहे हैं। लेकिन प्रमोशन की जब बात आती है तो वहाँ पे कंडीशंस होती है। अब जैसे मान लीजिए आप अभी लेवल 3 पे हैं, हो सकता है आपकी कंपनी में उसका नाम कुछ भी हो, शुरुआत किया लेवल 1, प्रमोशन लिया लेवल 2 पे पहुँचे, फिर प्रमोशन लिया लेवल 3 पे पहुँचे, अब लेवल 3 पे हैं और आपकी टीम में 3 या 4 लोग लेवल 2 पे हैं। जब वो लोग लेवल 3 पे आएंगे तो आप लेवल 4 पे जाएंगे और सर्टेन वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो ये इतने लोग लेवल 3 पे आने चाहिए या इतना वॉल्यूम होना चाहिए ताकि आप लेवल 4 पे जा सके। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, मान लीजिए लेवल 3 से लेवल 4 पे जाने के लिए कंपनी ने तय किया कि 20,000 वॉल्यूम का बिजनेस आपको करना है। लेकिन कंपनीज क्या करती है, इसके साथ एक कंडीशन लगा देती है कि ये 20,000 वॉल्यूम का बिजनेस 1 महीने में होना चाहिए या 2 महीने में होना चाहिए या 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स में होना चाहिए, गैप करके भी नहीं, कंजिक्यूटिव मंथ्स में 3 महीने लगातार करेंगे, मैक्सिमम 3 महीने का ही टाइम कंपनी ने प्रमोशंस के लिए रखा हुआ है। कई कंपनी ने तो 1 महीने का रखा हुआ है, 2 महीने का भी रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो 3 महीने में 20,000 वॉल्यूम का काम करना है, पहला महीना अच्छा गया, दूसरा महीना अच्छा गया, 7-7 हज़ार वॉल्यूम हो गया, छठे महीने तीसरे महीने में सोच रहा है कि 6,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, मैं कर लूँगा, लेकिन उस महीने में जाकर के कुछ मिसहैप हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, किसी वजह से उसका काम अच्छा नहीं चलता, वो 19,000 वॉल्यूम पे जाके अटक जाता है। अब वो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की वजह से या तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, उसको ये 20,000 फिर से अगले 3 महीने में करना होगा, या फिर वो क्या करेगा, देखेगा कि अगर मैंने ये 3 महीने में 20,000 वॉल्यूम नहीं किया तो ये 19,000 का जो मेहनत मैं 3 महीने से कर रहा हूँ वो बेकार हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बल्क बाइंग करता है अपनी आईडी से या अपने नीचे टीम के किसी मेंबर की आईडी से या अपनी ही कोई दूसरी फैमिली की कोई दूसरी आईडी लगा करके 1,000 वॉल्यूम खरीद लेता है कि इसको बाद में बेच लूँगा। आप इंडियन कंपनीज में किसी भी इंडियन कंपनीज के ऑफिस में जा करके लास्ट के 2-3 देख लो, आपको सारा सेल्स सारी भीड़ उसी दिन में मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी में बल्क बाइंग होती है। बल्क बाइंग होती है क्योंकि वो 3 महीने की कंडीशन है। टीएन्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको अगले लेवल पे जाना है, आपने 19,000 कर लिया, बाकी 1,000 चौथे महीने कर लेना, काउंट होगा, 5वें महीने कर लेना, 6ठे महीने कर लेना, 20वें महीने कर लेना, कहीं कोई टाइम की बाउंडेशन है ही नहीं, इसलिए बल्क बाइंग की जरूरत आपको ही नहीं है। दूसरा, मान लीजिए कि आपके साथ वाले तो पहुंच गए हैं वहां पे, लेकिन लीडरशिप बोनस, कार फंड, ये फंड वो फंड लेने के लिए या रैंक मेंटेनेंस का बोनस लेने के लिए होता नहीं, ये डायमंड फंड, ये सिल्वर डायरेक्टर फंड और ये फलाना डायरेक्टर फंड, ये सब लेने के लिए जो साइड वॉल्यूम की जो ज़रूरत होती है, कई बार लोग अपने मेन लेग्स पे प्रमोशन के चक्कर में ध्यान देते हैं। मेरे नीचे 3 डायरेक्टर हैं, ये तीनों डायरेक्टर अगर सुपर डायरेक्टर बन जाएंगे तो मैं सुपर डुपर डायरेक्टर बन जाऊंगा। उस चक्कर में क्या होता है कि जीपीवी वाला साइड छूट जाता है कभी कभी। अब पे आउट तो बन रहा है लेकिन वो जीपीवी नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो जीपीवी कितना चाहिए, 40,000 का चाहिए, ध्यान नहीं दिया, 5,000 का ही जीपीवी, 35,000 शॉर्ट हो रहा है तो 35,000 की अपने नीचे किसी टीम की नई आईडी लगा करके या कोई भी आईडी है उससे बल्क बाइंग कर लो। मंथ के एंड में बल्क बाइंग जीपीवी कंडीशन की वजह से होती है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो दूसरे तरह का प्लान होता है वो होता है बाइनरी प्लान। जो स्टेयर स्टेप ब्रेकवे प्लान है वो स्लो इनकम देता है, कंडीशंस बहुत सारी होती है लेकिन स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी के लिए फेमस है। जो बाइनरी प्लान है वो 2 लेग्स पे चलता है।
उसमें 2 लेग्स होती है और 2 लेग में जो बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा उसका कुछ % आपको मिलता है बोनस के रूप में। मान लीजिए मैचिंग 1000 बिजनेस वॉल्यूम इधर भी हुआ, 1200 बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, तो मैचिंग अमाउंट 1000 हुआ, तो 1000 का आपको कि जो भी % आपकी कंपनी ने प्लान में रखा हो उसमें 2 लेग चलती है। तो अगर आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद तीसरा बंदा नीचे लगाना है, तीसरा बंदा स्पॉन्सर करना है, तो आप उसको डायरेक्ट स्पॉन्सर करके तीसरी लेग नहीं बनाएंगे, लेग आपके वो दूसरे में ही नीचे स्पिल होगी। समझ में आ रहा है? मतलब आप हैं, आपने ए और बी 2 को स्पॉन्सर किया, अगले महीने आपको एक तीसरा बंदा मिला सी, वो आप सी को स्पॉन्सर तो आप करेंगे लेकिन वो ज्वाइन करेगा बी या सी के नीचे, ए या बी के नीचे, वो आपके लेग 2 ही होंगे। इसमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये है कि आपको प्रॉब्लम ये है कि 2 ही लेग चलानी है। दूसरा क्या होता है कि बाइनरी प्लान में हर जगह एक कैपिंग होती है कि आपको नीचे तक मिलता जाएगा, नीचे तक तो नीचे जो भी वॉल्यूम होता है एक लेग में, अगर नीचे वाले ने भी सारा कर लिया तो ऊपर वाले सबके लिए वो काउंट होगा। इस तरफ भी तो ऐसे क्या करेंगे, एक ही परिवार की 50 आईडी लगा करके नीचे बहुत सारा वॉल्यूम कर देंगे तो 50 पे उसका पे आउट जाएगा नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक पे आउट तो एक सर्टेन लोगों में ही बढ़ सकता है, क्योंकि कोई कंपनी का टर्नओवर हुआ, उसका बिजनेस वॉल्यूम होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम का एक फिक्स हिस्सा ही कंपनी बांटती है, वो तो हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कैपिंग लगाई जाती है कि आपका टर्नओवर या मैचिंग चाहे जितना भी हो, महीने का या दिन का या हफ्ते का आपको इतना ही मिलेगा। उस कैपिंग पे लीडर, क्योंकि जो बाइनरी प्लान है वो स्पाइरल ग्रोथ के लिए फेमस है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, उसमें पे आउट भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन कैपिंग पर पहुंचते ही ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पे आउट नहीं मिलेगा। अगर आप 2 लेग से कैपिंग पे पहुंच गए, मतलब उस बिजनेस में उससे आगे ज़्यादा ग्रोथ का अवसर रह नहीं जाता। इसीलिए इसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्लान भी बोला जाता है। इसीलिए बहुत सारे बाइनरी प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है दुनिया में। जितनी भी कंपनीज बहुत टाइम से चल रही है, पुरानी कंपनीज, आप देखेंगे कि उनके पास जनरेशन प्लान ही है, क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा होता है, लंबे समय तक चलता है। बाइनरी प्लान बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही लीडर कैपिंग पे पहुंचता है वो देखता है कि मेरी टीम में टर्नओवर तो हो रहा है इतना, मेरा पे आउट तो 25 लाख होना चाहिए था, मिल रहा है 5 लाख ही, क्योंकि कैपिंग लग गई है। तो क्या करता है, वो सोचता है रहेगी, वो छोड़कर वही चीज़ लीडर्स डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ वो टीम अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर। इसीलिए उसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्लान भी बोलते हैं। बाइनरी में दूसरी डिमेरिट क्या है कि आपने देखा होगा कई कंपनीज के प्लान में लिखा रहता है पहली मैचिंग 2:1 या 1:2। वो भी एक रेशियो है कि 2:1 और 1:2 करने के चक्कर में ही 1:4 होता रहता है। पहले आपको कंपनी को ज़्यादा देना है, कम लेना है। उसके अलावा उसके बाद भी जब मैच होगा अमाउंट, कोई अमाउंट मैच होगा तभी आपको मिलेगी, ये भी कंडीशन होती है। कुछ कंपनी होती है कि इस लेग में इतना हुआ, इस लेग में इतना हुआ, जो मैच हो रहा है, जैसे टीएन का जो भी अमाउंट मैच हो रहा है उतने का दे देगी, जो बच गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन कुछ लोग कंपनीज का कंडीशन है कि मैच होगा तभी मिलेगा, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 हो तभी मिलेगा, 3:4 हुआ तो 3 का मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बाइनरी प्लान में एक डिमेरिट है, ऐसी कोई कंडीशन टीएन्स में नहीं है। बाइनरी प्लान में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक लेग चलनी बंद हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप तीसरी लेग खोल सके। अगर दोनों ही लेग चलनी प्लान बंद हो गई तो मामला ही खत्म हुआ। अब मैं आपको बताता हूं टीएन्स का जो टीएन्स के पास हाइब्रिड प्लान है, जिसमें जनरेशन भी चला सकते हैं, मतलब जितनी मर्जी लेग खोल सके, और बाइनरी भी साथ में चलती है। तो बाइनरी प्लान का बेनिफिट क्या है टीएन्स में? पहले तो 1:2, 2:1 का कोई शर्त नहीं है, बैलेंसिंग का कोई चक्कर नहीं है कि 1:1 होगा, 2:2 होगा, 3:3 होगा, 4:4 होगा तभी पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। सबसे पहली बात, जब बाइनरी में भी स्पॉन्सर करते हैं उसका भी पैसा मिलता है, जैसे कोई ज्वाइन करके अपना पैकेज लेता है उसका भी पैसा मिलता है। दूसरी बाइनरी में ऐसा नहीं होता, वो केवल मैचिंग का पैसा देते हैं। टीएन्स में स्पॉन्सरिंग का भी पैसा मिलता है कि अगर किसी ने एक भी कर दिया तो उसको दूसरा जब तक मैच नहीं होगा, या 2:1 या 1:2 नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए वेट नहीं करना है। एक ने ज्वाइन किया, पैकेज लिया, पैसा आया, दूसरे ने ज्वाइन किया, पैकेज लिया, पैसा आया, और मैचिंग हो गया। जितना भी मैच हुआ 1:1, 2:2 का तो कोई चक्कर, एक तरफ 100 बिजनेस वॉल्यूम किसी ने लिया, दूसरी तरफ 200 बिजनेस वॉल्यूम लिया, तो 100 तो मैच हो गया, 100 का मिल जाएगा, 100 जो बच गया वो आगे जब मैच होगा तो मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो लैप्स नहीं होता। उसके अलावा मान लीजिए आप 2 लेग से चल रहे हैं, टीएन्स में वीकली कैपिंग है 3,30,000 तक की एक मैचिंग से। अब 3,30,000 के वीकली कैपिंग पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए तब भी कर सकते हैं, लेकिन पहुंचने वाले जो सावधान लीडर होगा, और इतनी समझ 3,30,000 के वीकली कैपिंग तक पहुंचते पहुंचते इतनी समझ तो लीडर को हो ही जाएगी। आप उससे पहले से तीसरी लेग पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र बाइनरी प्लान है जिसमें आप जितनी लेग ज़्यादा चला सकते हैं और उतनी ज़्यादा आप बाइनरी ले सकते हैं।
वो कैसे होगा मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, या वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आप चाहे आपने ए और बी 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, उसके बाद तीसरा बंदा एक मिला सी, आप चाहें तो उसको स्पॉन्सर डायरेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी अलग लेग होगी जो जनरेशन के लिए ग्रोथ में काम आएगी आपको जनरेशन प्लान के हिसाब से, क्योंकि जनरेशन प्लान में बैलेंसिंग रखनी हो तो ग्रोथ के हिसाब से में होगा, तो उसके हिसाब से आपकी अलग लेग काउंट होगी। लेकिन बाइनरी प्लान के लिए आप उसको चाहे तो 2 ही लेग नीचे प्लेस कर सकते हैं, 2 लेग चल रही। अब 30,000 की वीकली कैपिंग पे पहुंच गए, अब आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि कर देनी है। अब जो भी अमाउंट मैच होने के बाद के साथ मैच होगा, जब तीसरी के साथ मैच होकर के, यानी ए और बी इसकी पहली मैचिंग, अब ए और बी में जो भी बच गया वो सी के साथ दूसरी मैचिंग, जब सी के साथ भी 3,30,000 की कैपिंग लगने लगे तो आप डी कर लीजिए चौथी मैचिंग, तीसरी मैचिंग, ई कर लीजिए 5वीं मैचिंग। यानी कभी भी प्रैक्टिकली कैपिंग लगती ही नहीं टीएंस के प्लान में, यानी आपकी इनकम और ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी बाइनरी होते हुए भी। यानी ये दुनिया का पहला बाइनरी कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है, इसमें कैपिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप अगर कैपेबल हैं, वैसे भी अगर आपके 2 लेग कैपिंग देने लगी है, मतलब उस 2 लोग में ऐसी लीडरशिप है कि वो आपको लेग को कर सकते हैं, चौथी पे काम कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी हो लेग्स चलाने की उतनी लेग चला सकते हैं आप, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का इकलौता बाइनरी प्लान कंपनी ने दिया है जो अपने आप को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि इसमें कैपिंग कभी लगती नहीं है, लीडर का पे आउट ग्रो होना कभी रुकता नहीं है। अगर आपके 2 ही लेग चल रहे हैं तो भी आप 13 लाख रुपए की मंथली इनकम कैपिंग से, तो उसके अलावा उसके ऊपर और भी प्लान बोनस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिफरेंस क्या है दूसरे प्लान से, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंस दूसरे बिजनेस प्लान से डिफरेंस क्या है। जनरेशन प्लान वाला तो समझ गए कि साइड वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं है, प्रमोशंस के लिए अब मंथली या टाइम लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है, तो बल्क बाइंग की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। शुरुआत के जो 3 बेसिक 3 रैंक हैं वो आपको सिंगल लेग से भी प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद के जो 3 रैंक हैं वो आपको 2 लेग से प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद आपको तीसरी और चौथी लेग चाहिए, यानी आपको सफिशिएंट टाइम होता है अपने अलग अलग लेग्स को डेवलप करने का। तो ये कंडीशन है कि जनरेशन प्लान इसका सबसे कंफर्टेबल और सबसे आराम है, कोई नियम व शर्तें नहीं है। उसके बाद बाइनरी में अच्छा इसलिए है क्योंकि बाइनरी में 1:2, 2:1 का कोई चक्कर नहीं है। आपने स्पॉन्सर किया तभी से पैसा मिलने लगता है। आप 2 लेग चला रहे हैं तो आपको 1 मैचिंग मिलती है, 2 मैचिंग मिलती है, 10 लेग चला रहे हैं 9 मैचिंग मिलती है। कैपिंग लगने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ग्रोथ, आपका पे आउट बढ़ना कभी नहीं रुकता। और इसके अलावा किसी कंपनी के पास जनरेशन प्लान होता है तो जनरेशन प्लान का दर्द होता है वहाँ पे, स्लो इनकम ये वो। किसी कंपनी के पास बाइनरी प्लान होता है, अब बाइनरी प्लान का दर्द होता है कि पे आउट कैपिंग लग जाएगी तो पे आउट नहीं बढ़ेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान को मिक्स किया, लेकिन 2 ही लेग चलेगी। 2 लेग में जो रीपरचेज होगा उसको जनरेशन में रखा और जो पैकेज होगा उसको बाइनरी में रखा। तो मैच कैपिंग तो वहाँ लग जाती है, लेकिन रीपरचेज का जो बोनस होता है वो थोड़ा बहुत मिलता रहता है, यानी बाइनरी में कैपिंग लगने का इतना दर्द नहीं होता। लेकिन कई बारी क्या होता है कि किसी लीडर के 2 लेग नहीं चल पा रहे, 1 ही लेग चल पा रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा कि उसका तो ग्रोथ ही नहीं होगा, रैंक ही नहीं बढ़ेगा। रैंक नहीं बढ़ेगा तो उसके नीचे वाले उसके बराबरी पे आ जाएंगे या सीनियर हो जाएंगे, तो जनरेशन का इनकम गया। अब 2 लेग में नहीं चल पा रहा है तो जीपीवी कहाँ से आएगा, तो कोई लीडरशिप बोनस का भी कोई चांस नहीं है। उसके अलावा अगर 2 लेग नहीं चल रही है तो मैचिंग नहीं होगी, तो बाइनरी के बोनस का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन टीएंस ने डिस्ट्रीब्यूटर के इस दर्द को भी समझा और 1 लेग भी अगर आपका चल रहा है तो भी इनकम देती है। टीएंस क्या करती है कि 20% 20 बीवी आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो रीपरचेज पैकेज के अलावा जो परचेज कर रहे हैं उसमें से 20 बिजनेस वॉल्यूम निकाल करके एक अलग से पूल में रखती है, जिसका 43% तक कंपनी सिंगल लेग भी अगर चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको दे देती है। यानी अगर आप सिंगल लेग के टर्नओवर का देखें तो लगभग 2 से 2.5% आपको फिर भी मिलता है। यानी मान लीजिए कि मैंने किसी मिस्टर, अब जैसे देवेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका नाम मुझे देवेंद्र प्रसाद जी को ज्वाइन कराया। मैं बहुत स्लो नेटवर्कर हूं या पार्ट टाइमर हूं, देवेंद्र प्रसाद जी को ज्वाइन तो करा दिया, मैं दूसरा किसी को ज्वाइन ही नहीं करा पाया या दूसरी कोई लेग चला नहीं पाया। ज्वाइन तो बहुतों कराया, चला नहीं पाया, लेकिन देवेंद्र प्रसाद जी बहुत धुरंधर निकले।
उन्होंने साल 2 साल 5 साल में करोड़ों का टर्नओवर खड़ा करना शुरू कर दिया, 1 करोड़ का टर्नओवर खड़ा करना शुरू कर दिया। अब जब वो 1 करोड़ का टर्नओवर करना शुरू, तो 6 स्टार से टीएंस के प्लान्स के हिसाब से 6 स्टार से तीसरे की लेक चल रही है, तो मैं 6 स्टार बन गया। 6 स्टार पे मैं हूं 20% पे। अब वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तो 1 करोड़ के टर्नओवर में से मान लीजिए 70 लाख हुआ बिजनेस वॉल्यूम। अब 70 लाख बिजनेस वॉल्यूम में से मान लेते हैं कि 30 लाख जो है वो रिटेल सेल्स का है, यानी हमारे यहाँ जो रीपर्चेज वाला सेल है उसका है। अब 30 लाख में से 20% कंपनी निकाल लेगी, यानी 30 लाख का 20% होता है 6 लाख रुपए। 6 लाख का 20% यानी 1,20,000 रुपए मेरी एक ही लेग चल रही है तो भी मुझे मिलेगा। और उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा पता है? बाकी तो सारा काम देवेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं, मुझे मेरे रैंक के हिसाब से 6 स्टार के हिसाब से केवल 1320 रुपए की परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन देवेंद्र प्रसाद जी जो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे 1,20,000 रुपए का फिर भी पे आउट मिलेगा। 1320 रुपए का प्रोडक्ट अपनी आईडी से खरीद लिया और मुझे 1,20,000 रुपए पे आउट मिल जाएगा। देखा है कभी ऐसा प्लान? इसीलिए जो पुराने नेटवर्कर्स हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं टीएंस नेटवर्किंग की दुनिया की सरकारी कंपनी है। यहां पे ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो किसी जमाने में जोड़ दिए, अब वो देखने भी नहीं आते, वो सिर्फ कहीं से ऑनलाइन या फोन पे किसी स्टोर से अपना मंथली पीपीवी कर लेते हैं और उनको बहुत सारा लाखों का पे आउट उनको हर महीने हर हफ्ते आता रहता है, क्योंकि टीएंस कंपनी ने कहीं भी अपने पे आउट प्लान में कोई कंडीशन नहीं रखी। केवल 1320 रुपए का रीपर्चेज करते रहिए, आपकी टीम है काम करती रहेगी तो आपके वारे न्यारे आप लाखों कमाते रहेंगे। बिजनेस प्लान में तो बहुत सारा पैसा दिया जा सकता है, बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, ये फंड ले लो, वो फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन हर प्लान हर पे आउट के पीछे एक कंडीशन जोड़ा जाता है। यहाँ ये दुनिया का सबसे कम टर्म्स एंड कंडीशंस वाला प्लान है। कुछ नहीं करना है, अपनी आईडी से अगर आपकी टीम बन गई तो केवल अपनी आईडी से 1320 रुपए का परचेज करते रहिए। 1 लेग चल रही है तो भी पैसा आएगा, 2 लेग चल रही है तो बहुत ज़बरदस्त पैसा आएगा, और 2 से ज़्यादा अगर चल रही है तो फिर तो कहना ही क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस का ना होना और प्रोडक्ट्स का अच्छा होना सबसे बड़ी खूबी है। उसके बाद एक तीसरे पॉइंट पे हम और बात करेंगे कि क्यों ये बेहतर है। बहुत सारे हमारे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब ओमेगा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि 1 ओमेगा खा लो और कोलेस्ट्रॉल अगले दिन टेस्ट कराओ कम आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अब कोई कंपनी वेट लॉस के लिए शेक बेचती है, वो एक दिन शेक पिला करके क्या यकीन दिला सकती है कि इससे वेट लॉस हो जाएगा? कोई स्पाइरुलिना बेच कर, हमारे पास भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें तुरंत हम यकीन नहीं दिला सकते, लेकिन टीएंस के पास कम से कम 15 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका आप लाइव डेमो दिखा सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया तो 10 से 15 मिनट में आप उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके दिखा सकते हैं। उससे घटा हुआ है तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा हुआ है तो घटा सकते हैं, नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं कि कोई पेशेंट अगर आया, उसके कमर में, गर्दन में, घुटने में कहीं दर्द है तो आप उसको आधे घंटे की थेरेपी दीजिए, 15 मिनट की थेरेपी दीजिए, वो दर्द में कुछ न कुछ राहत लेके जाएगा आपके पास से। ऐसा सप्लीमेंट है जो आप किसी को खिलाइए तो उसी समय उसको फील करवा सकते हैं कि उसके शरीर में शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हुआ है। हमारे पास ऐसे उसी समय आप उसका लाइव डेमो उसको देखिए, उसको अपनी एनर्जी कई गुना बढ़ी हुई समझ में आएगी। तो इस तरह से अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में देंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको लाइव दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा यकीन होता है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप हेल्थ की बात करें, सामने वाला यकीन कैसा करे कि आपका प्रोडक्ट खरीदे, पैसे तो वो लगा दे, पता नहीं उसको फ़ायदा होगा या नहीं। तो अगर आपके पास सारे 50 प्रोडक्ट हैं और 50 में से अगर आप 15 प्रोडक्ट का लोगों को लाइव डेमो दिखा करके यकीन दिला सकते हैं कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और वो प्रोडक्ट ऐसा काम करता है, तो डेफिनेटली बाकी 50 प्रोडक्ट पे भी वो बिलीव करेगा। ये फ़ायदा, ये बेनिफिट और कंपनीज में नहीं है। कोई बंदा आया, उसके पैरों में हिल नहीं रहा, उसके हाथ हिल नहीं रहे, उठ नहीं रहे, 15 मिनट की थेरेपी में अगर उसके हाथ में, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एक ही दिन के डेमो में आप उसको पूरा ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर 2% का भी फर्क ला पाए सिर्फ एक दिन में, तो क्या वो यकीन करेगा या नहीं करेगा? हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जादू की छड़ी बोला जाता है।
आप मेरे पास आए, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपकी उम्र नहीं जानता, लेकिन अगर 10 मिनट में मैं आपको चेक करके बता सकूं कि आपके शरीर के अंदर कोई हेल्थ इश्यू है या नहीं और क्या क्या हेल्थ इश्यू है, और वो 99% तक सही हो, तो आप मुझ पे, मेरे ज्ञान पे और मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। ये कमाल एक्यूलाइफ कर सकता है। या अब जो भी लोग टीएंस के एक्यूलाइफ को देख चुके हैं, जान चुके हैं या उसका डेमो ले चुके हैं, वो जानते हैं कि ये कमाल एक्यूलाइफ कर सकता है। वो बॉडी के हर ऑर्गन की हेल्थ कंडीशन डिटेक्ट कर सकता है। वो ये बता सकता है कि शरीर का कौन सा अंग सही से काम कर रहा है, कौन सा अंग बीमार है और कौन सा अंग आने वाले समय में सही से काम नहीं करेगा, बीमार होना शुरू हो चुका है, जो दुनिया का कोई भी टेस्ट इतने शुरुआती स्टेज पे डिटेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो ये सारा कुछ अपना इनोवेशन होने की वजह से हुआ है, अपना R&D होने की वजह से हुआ है, और इस डिटर्मिनेशन, इस प्रोडक्ट फिलॉसफी से हुआ है कि हम क्वालिटी में कहीं भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मैं कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स पे भी बात कर लूँगा। उसके बाद बस 5-7 मिनट और अभी 2-4 चीज़ें आपको चलेंगी। कई लोग आपको बोलेंगे कि ये चाइना की कंपनी है, अभी कोरोना वायरस चाइना ने फैला दिया। जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, तो वो सारी तकलीफ़ें क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी है। हुए थे तो फिर तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो क्या हमें अपने पैदा करने वाले को उसके लिए कोसना चाहिए कि तूने पैदा क्यों किया, इसलिए ज़िंदगी में तकलीफ़ें हो रही है? हमें जो भी मिला है हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने दिया है, तो जो हमें तकलीफ़ें मिल रही है वो भी हमें ऊपर वाला भगवान देता है, तो क्या हम उसके लिए उसको कोसना शुरू कर दें? हेल्थ सेक्टर में 70% चीज़ें चाइना ही देता है आज तक। आज आपको एक वायरस चाइना से आ गया, आप चाइना को कोस रहे हैं। आज तक आपने जो भी किया होगा, किसी हॉस्पिटल गए होंगे, आपको दवाई मिली होगी, आपका टेस्ट हुआ होगा, आपको इंजेक्शन लगा होगा, आपको ऑक्सीजन लगा होगा, आपका सर्जरी हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, 70% वो इक्विपमेंट्स, वो यूटेंसिल्स, वो अपरेटस, वो सप्लीमेंट्स, वो मेडिसिन, 70% चाइना से आती है। एक बीमारी आ गई तो आप कोस रहे हैं, जबकि वो कंट्री खुद ही उस बीमारी से जूझ रहा है। हाँ, कुछ गलत हैबिट्स उनके खान पान की हैं, शायद उसकी वजह से वो फैला है, लेकिन इसका क्या मतलब कि जिसने आपको इतने सालों से जिंदा रखा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चाइना के बनाए हुए इक्विपमेंट्स की वजह से आज चल रही है इस देश में, तो क्या आपको लगता है कि उसको कोसना चाहिए? दूसरा, कई लोग देशभक्ति दिखाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल उनको चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेंगे ये तो चाइना की कंपनी है, चाइना वाले हमारे फौजियों को मारते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ हमारा, आई एग्री विद दैट। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके साथ हमारा, सबके साथ, पड़ोसी देशों के साथ सबका बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट श्रीलंका के साथ भी है, समुद्री बॉर्डर का डिस्प्यूट। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ भी है। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल के साथ भी है। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ भी है। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ भी है। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भूटान तक के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे जिनके खेत के साथ खेत लगते हैं, उनके साथ भी हमारा डिस्प्यूट होता है। चाइना के साथ इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के देखने का रीज़न क्या है कि चाइना के साथ हमारा एक बार लड़ाई हो चुका है, तो उसमें हमारे कुछ फौजी मारे गए थे और हम हार गए थे। तो उस हार की फ्रस्ट्रेशन, उस फौजियों के मरने का कि हमारे फौजियों को मारा था, उसके बाद उस 1962 की लड़ाई के बाद चाइना ने कभी भी हमारे सोल्जर्स को नहीं मारा। बॉर्डर पे जो धक्का मुक्की होती है बस उतनी ही तक होती है, चाइना ने कभी नहीं मारा। लेकिन अभी भी उस लड़ाई का एग्जाम्पल दिया जाता है सो कॉल देशभक्ति दिखाने के लिए कि हम चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो हम देशभक्त कहलाएंगे। अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। बांग्लादेश ने भी हमारे फौजियों को मारा था। अमेरिका ने भी हमारे ऊपर, जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, बैन लगाए थे। रसिया की कम्युनिस्ट सरकार के ऊपर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान प्रधानमंत्री को कॉन्स्पिरेसी करके मारने का आरोप है। जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडियंस के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की सेना के साथ थी और बहुत सारे इंडियंस को जापान ने मारा था। तो ये चीज़ तो आप किसने मारा उस चीज़ को लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपको पूरी दुनिया से दुश्मनी लेना पड़ेगा। कुछ लोगों का लॉजिक ये होता है कि हम चाइना
अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश का पैसा बाहर चाइना को, दुश्मन देश को भेज रहे हैं। वैसे तो चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट हर कंट्री का अपने नेबरिंग कंट्रीज से होता है, इसमें दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको आपको फैक्ट चेक बताता हूँ। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उसके टोटल एक्सपोर्ट का 2.8 से 3% इंडिया आता है। हम भी चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट है क्योंकि हम बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन हम भी चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 11% चाइना जाता है। अगर हम बिजनेस टाइज खत्म कर लेते हैं चाइना के साथ तो क्या होगा, चाइना का एक्सपोर्ट का टोटल एक्सपोर्ट का 3% का कस्टमर उसका खो जाएगा। इंडिया बंद हो गया, 3% का कस्टमर खो दिया चाइना ने, और हमने क्या खोया, 11% का कस्टमर। इतने समझदार आप सब होंगे कि समझ सकते हैं नुकसान किसका है। अब हम दूसरे टर्म्स में देखते हैं कि इंडिया में मान लीजिए कि कैलकुलेशन की वजह से तो ज़्यादा है, मैं कैलकुलेशन की ईज के लिए बताता हूँ कि 100 करोड़ के टीएन्स के प्रोडक्ट्स महीने के बिकते हैं इंडिया में, ठीक है। अब 100 करोड़ में ये जो डायरेक्ट सेलिंग के हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम पे 18% जीएसटी है। तो 18% यानी 18 करोड़ तो पहले ही कंपनी के पास, ये देश भारत सरकार के पास चला गया, ठीक है। 18% जीएसटी है तो 18% भारत सरकार के पास चला गया। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया में, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर का रॉ मटेरियल भी इंडिया से लिया जाता है, वो भी इंडियन लोगों के पास जाता है। वो जो फैक्ट्री, जो इंडिया फैक्ट्रीज हैं जिसमें ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें इंडिया के लोग काम करते हैं। ऊपर ऑफिस हैं जिसमें इंडिया के लोगों को जॉब मिली हुई है, उतने लोगों की नौकरी और सैलरी उसी 100 करोड़ में से जो कंपनी बचा रही है 82 करोड़, 18 करोड़ टैक्स देकर के, उसमें से उनकी सैलरी और वो रॉ मटेरियल का पैसा जाता है। कंपनी लगभग 30% खर्च करती है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स वगैरह पे, वो सारा कुछ इंडिया में ही होता है। यानी 30 करोड़ और 18 करोड़, 48 करोड़ तो चला गया इसमें से सरकार के पास और प्रोडक्ट, 52 करोड़ में से 49 करोड़ कंपनी इंडिया में, 49 करोड़ कंपनी बांटती है, और 3 करोड़ यानी 3% ये पे आउट प्लान। अगर आप किसी को डाउट हो तो आप मेरे साथ बैठना या अलग से व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे बात करना, मैं समझा दूंगा कि कंपनी कैसे 49 करोड़ 100 करोड़ में से बांटती है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम है 70%, यानी 100 करोड़ में से 70 लाख हुआ बिजनेस वॉल्यूम, और उसका बिजनेस वॉल्यूम का 70% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 49 लाख, लगभग 100 करोड़ में से 49 करोड़, 49, 1 करोड़ में से 49 लाख और 100 करोड़ में से 49 करोड़ रुपीस बांटेगी। 52 करोड़ बचा हुआ था जिसमें से 49 करोड़ कंपनी बांटेगी और 3 करोड़ कंपनी के मालिक को एज ए प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। तो जब 100 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में हुआ तो कंपनी को प्रॉफिट के तौर पे गया 3 करोड़। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर है, और डायरेक्टर्स जो यहाँ का टॉप रैंक है इंडिया का, वो डायरेक्टर है, और जो टीएन्स का टॉप रैंक है वो होता है ऑनरेरी डायरेक्टर, और डायरेक्टर और ऑनरेरी डायरेक्टर के बीच में 2% का गैप होता है, यानी 2% और भी जाता है, यानी 2 करोड़ और रख लीजिए, क्योंकि जो अपलाइन के जो ऑनरेरी डायरेक्टर है हमारे वो चाइना से है, तो 2% और जा रहा है। 3% तो कंपनी के मालिक को जा रहा है, 2% जो चाइनीज ऑनरेरी डायरेक्टर है उनको जा रहा है। हमारे यहाँ डायरेक्टर तक का है ये, तो पे आउट वहीं तक का होता है। तो यानी 3 करोड़ कंपनी के मालिक को, मिस्टर ली को गया, और 2 करोड़ ऑनरेरी डायरेक्टर को गया, तो टोटल गया 5 करोड़ चाइना। यानी 100 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में हुआ तो 5 करोड़ चाइना चला गया, बाकी 95 करोड़ इंडिया में रह गया। अब उसमें से हो सकता है जो 30 करोड़ प्रोडक्ट में खर्चा हुआ था उसमें से मान लीजिए 10 करोड़ का रॉ मटेरियल चाइना से आया, तो टोटल जो चाइना गया वो गया 15 करोड़। केवल हमारे सरकार को मिला 18 करोड़। ध्यान दीजिएगा, 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ इंडिया में, जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट को मिला 18 करोड़, चाइना गया 15 करोड़, और बाकी सारा का सारा किसको मिला? इंडियन पब्लिक को, जिसमें से 30 करोड़ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में से मैंने 10 करोड़ चाइना को दे दिया था रॉ मटेरियल, तो 20 करोड़ तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंडिया में रहा। उसके अलावा जो यहाँ पे आउट जो बचा, जिसमें से 2 करोड़ हमने चाइना भेज दिया था, 47 करोड़ इंडिया में लोगों को पे आउट के तौर पे बटा, और बाकी जो बच गया वो 67 के अलावा जो बच गया वो क्या हो गया, जो लोगों को यहाँ पे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसके अलावा जो सैलरी वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में, और
लॉजिस्टिक्स, कुरियर, ऑफिस बॉय और मैनेजमेंट में काम करने वाले, इस तरह से लगभग 1500 के करीब एम्प्लॉई हैं टीएंस इंडिया में। यानी सरकार को तो आप टैक्स का लॉस देंगे, यहाँ के लोगों को लगभग 47 करोड़ के पे आउट का लॉस देंगे, उसके अलावा कम से कम 1500 लोगों की नौकरी जाएगी, लगभग 20-25 लाख जो डिस्ट्रीब्यूटर टीएंस इंडिया में काम कर रहे हैं उनका पैसा जाएगा। और चाइना को कितने का लॉस होगा? 5 करोड़ का इनकम, 10 करोड़ का रॉ मटेरियल। तो उसकी वजह से हमारे सरकार का टैक्स कितना कम हो जाएगा? 18 करोड़। हमारे देश का रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन का लॉस कितना होगा? 20 करोड़। हमारे देश के लोगों की इनकम का लॉस कितना होगा? 47 करोड़। अब इस चाइना की कंपनी को इंडिया में प्रमोट करने से इंडिया को फायदा है या नुकसान है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी समझदारी पे भरोसा करता हूं। कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अलग से मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वॉइस नोट पहले भी डाल चुका हूं, दोबारा भी डाल दूंगा। दोस्तों याद रखिए, हम एक मुल्क हैं, दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। हम अगर दोस्ती बढ़ाएंगे तो हम तो 1, 2 या 200 से खरीदेंगे, हमारे 200 से ज़्यादा खरीदार होंगे। लेकिन अगर हम दुश्मनी बढ़ाएंगे तो हर मुल्क का एक कस्टमर खोएगा, हमारे 200 से ज़्यादा कस्टमर खोएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सड़क पे ट्रैफिक जाम लगाते हैं। हम अकेले रास्ता रोकते हैं तो बहुत सारे लोगों का अकेले हम बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर अगर हमारा रास्ता रोक लिया तो हम तो चारों तरफ से फंस जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए बिजनेस ग्रोथ हमेशा सौहार्द और दोस्ती ढूंढती है, दुश्मनी और बुराई नहीं। ये जो चाइना की कंपनी है, आप देखो, वो झूठे देशभक्त हैं। वो इसलिए चाइना की कंपनी की बुराई करते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी जिस प्राइस में वो बेचना चाहते हैं वैसी क्वालिटी चाइना उससे कम पैसे में बना देता है, उतने पैसे में तो उससे कई गुना ज़्यादा क्वालिटी दे देता है। तो इस वजह से उनका बिजनेस खराब होता है। तो इसलिए वो उसको देशभक्ति से जोड़ते हैं ताकि लोगों के इमोशंस को इफेक्ट डाल सके। कोई घर एक दिन नहीं चल सकता इंडिया में चाइना के बगैर। रेलवे, इंटरनेट का सामान, इंटरनेट की तो आप कल्पना नहीं कर सकते आज के डेट में, मोबाइल की आप कल्पना नहीं कर सकते चाइनीज प्रोडक्ट्स के बगैर, चाहे इंडिया में बनता हो, असेंबलिंग होती हो। क्या इंटरनेट के बिना चलेगा आपका काम? हॉस्पिटल्स की आप कल्पना नहीं कर सकते चाइनीज इक्विपमेंट्स के बगैर, क्या उसके बगैर काम चलेगा? ये जो स्मार्ट क्लासेस, ये वो तामझाम, टेलीफोन केबल्स, पावर केबल्स, गैस स्टेशंस, एसी, फ्रिज, कुछ भी नहीं है। तो ये केवल झूठी जो दिखावे की देशभक्ति, जो कंपनी वाले कुछ पोस्टर्स, कुछ स्टिकर्स बना करके चाइना का विरोध करो, ये करो, वो करो, फेसबुक पे डाल देते हैं और हम देशभक्ति का नाम लेकर के फैलाना शुरू कर दें। थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके सोचिए कि ये करने से आपका फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। जो अंधभक्त हैं वो अभी भी करेंगे, जो देशभक्त हैं वो ये सोचेंगे कि देश का फायदा किस में है, देश का फायदा किस में है। और ये तो राम का देश है। राम ने जब लक्ष्मण को भेजा था मरते हुए रावण से ज्ञान लेने के लिए, तो लक्ष्मण ने क्या कहा? तो हमारा दुश्मन है, हमने तो इसको मारा है, अभी इससे ज्ञान लें। तो राम ने क्या कहा था कि दुश्मन के पास भी अगर कोई गुण है, कोई अच्छी चीज़ है, तो हमें वो सहज स्वीकार करना चाहिए। तो हमें ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे है। आज अगर हम चाइना का विरोध करने के चक्कर में इंटरनेट छोड़ दें, लेकिन टेक्नोलॉजी छोड़ दें, हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। अगर चाइना की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, प्रोडक्ट या कंपनी का इस्तेमाल करके हमारे देश कलेक्शन बढ़ रहा है, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसकी वजह से 5-7 करोड़ चाइना जा रहा है 100 करोड़ के प्रोडक्शन में से, तो क्या बुरा है? अगर 5 करोड़ का प्रॉफिट ले करके केवल चाइना 18 करोड़ का, कहां से? सिर्फ ये तो मैंने एक आपको छोटा सा रूप दिखाया है। मैंने क्या बताया कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है टीएंस का। 100 करोड़ तो इंडिया का टर्नओवर की बात मैंने की। यहाँ से हजारों करोड़ के प्रोडक्ट बन करके 17-18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी टैक्स मिलता है, जिसका मुझे कोई नॉलेज, जानकारी नहीं है कि वो टैक्स कितना होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर टीएंस कंपनी चाइना, इंडिया में ऑपरेशन बंद करे तो